प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्योग संगठन सीआईआई की सालाना बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीआईआई की ये बैठक 75वें स्वतंत्रता दिवस के माहौल के बीच हो रही है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश में वो सरकार है जो राष्ट्र हित में बड़े से बड़ा रिस्क उठाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर तरह के निवेश का स्वागत कर रहा है। आज यूनिकॉर्न्स नए भारत की पहचान भी बन रहे हैं। इतनी बड़ी महामारी में भी हमारे स्टार्टअप्स के एम्बिशंस बुलंदियों पर है। इन्वेस्टर की ओर से भी इंडियन स्टार्टअप्स के लिए रिकॉर्ड रिस्पांस देखने को मिला है। स्टार्टअप्स की रिकॉर्ड लिस्टिंग भारतीय कंपनियां और भारतीय मार्केट के लिए एक नए युग की शुरुआत है। इधर शेयर बाजार आज मजबूती के साथ खुले, लेकिन ये मजबूती ज्यादा देर नहीं टिकी। बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव दिखा। बाजार को मेटल शेयरों का सपोर्ट मिल रहा है। एनएसई पर मेटल इंडेक्स 3.14% की बढ़त के साथ बंद हुए। इंडेक्स में वेदांता और सेल के शेयर में भी 6% से ज्यादा की बढ़त रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 29 अंक की गिरावट के साथ 54,526 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी ने गिरावट को कुछ रिकवर किया और कारोबार बंद होने पर यह 2 अंक की मामूली बढ़त के साथ 16,282 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं आज बात करें, जबरदस्त खरीदारी मेटल और ऑटो शेयरों में नजर आई। मेटल शेयरों में जबरदस्त खरीदारी, निफ्टी मेटल में 3% से ज्यादा की उछाल देखने को मिली। निफ्टी के मेटल, पीएसयू बैंक और रियल्टी को छोड़कर बाकी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा 0.63% की गिरावट आज निफ्टी बैंक में रही। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो की पहली तिमाही के नतीजे के बाद इसके शेयर 9.35% की उछाल के साथ 136 रुपए के भाव पर पहुंच गए। हालांकि जून तिमाही में जोमेटो को 360 करोड़ का नेट लॉस हुआ है। पिछले साल इसी दौरान कंपनी को करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं पिछले 5 दिनों से स्मॉल और मिड कैप शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है। भारी उतार चढ़ाव पर नियंत्रण के लिए बीएसई ने 1000 करोड़ रुपए से कम मार्केट कैप वाले कुछ स्टॉक्स के लिए एक नई निगरानी प्रणाली लॉन्च की है। इस नए नियम को एड ऑन प्राइस ब्रांड फ्रेमवर्क कहा जा रहा है। बीएसई ने आज अब जारी अपने सर्कुलर में यह जानकारी दी। एक्सचेंज में इस फ्रेमवर्क के दायरे में आने वाले 31 स्टॉक की एक शुरुआती सूची जारी की। इन कंपनी में आशियाना एग्रो इंडस्ट्रीज, कॉस्मो, फेरिटीज और इसके अलावा गरवारे सिंथेटिक्स, सरस्वती कमर्शियल्स के नाम शामिल हैं। आज से 2 कंपनियों कार ट्रेड टेक और न्यूवोको विस्तास कॉर्प के आईपीओ बंद हो गए। कार ट्रेड टेक के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला और ये 20 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका प्राइस बैंड 1585 से लेकर 1618 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। निर्मा ग्रुप की सीमेंट कंपनी नुवोको विस्टास आईपीओ को का ठंडा रिस्पांस इसमें मिला और ये सिर्फ 1.25 गुना भरकर बंद हुआ। कंपनी ने इस इशू के लिए प्राइस बैंड 560 से 570 रुपए प्रति शेयर तय किए हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने कार ट्रेड में ज्यादा जोखिम वाले निवेशकों को ही पैसा लगाने की सलाह दी थी, जबकि न्यूवोको विस्तास से छोटी अवधि के निवेशकों को दूर रहने की सलाह दी थी। क्रेडिट कार्ड कारोबार में उतरने वाली एयू बैंक पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई है। एयू बैंक ने डिजिटल बैंक एयू 0101 की भी शुरुआत की, जिसमें वीडियो इंटरफेस के जरिए ग्राहकों से कामकाज किया जाएगा। साथ ही बैंक ने आमिर खान और कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बैंक के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल के मुताबिक क्रेडिट कार्ड कारोबार में काफी संभावनाएं हैं। Makes you little worry, to use online. Credit card has a limited liability. We are seeing lot of input, but our credit has to be, risk management has to be there, right? We cannot be reckless. And I'm really proud to say you that over the years, AU's credit quality, asset quality remain paramount, right? It remained very strong and solid in this pandemic time also. So we believe that our company, our people around the risk
around the credit. We'll take a lot of precautions in understanding the whole pain. मुश्किल में जूझ रहा यस बैंक अपने बिजनेस को पटरी पर लाने के लिए एआरसी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू करने की तैयारी में है। बैंक ने इसके लिए संभावित निवेशकों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए हैं। ईओआई के मायने हैं कि जो भी कंपनी यस बैंक के इस बिजनेस प्लान में भागीदार या निवेश करना चाहती है वो आवेदन भेज सकती है। यस बैंक ने अर्नेस्ट एंड यंग को इस प्रोजेक्ट के लिए एडवाइजर नियुक्त किया है। यस बैंक ने ईओआई मंगाने के लिए अखबार में बाकायदा विज्ञापन दिया था। बैंक ने विज्ञापन में यह भी कहा है कि संभावित निवेशक एआरसी के लीड पार्टनर या स्पॉन्सर हो सकते हैं। आपको बता दें कि पहले भी यस बैंक ये संकेत दे चुका है कि वो हाल में प्रस्तावित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या बैड बैंक का हिस्सा नहीं बनेगा। डाबर ग्रुप की मालिक बर्मन फैमिली अपने लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर अवीवा लाइफ में हिस्सेदारी घटाने की तैयारी कर रही है। बर्मन फैमिली अपने कोर बिजनेस के लिए फंड जुटाने की स्ट्रेटजी के तहत ये कदम उठा रही है। इस डील के बाद अवीवा लाइफ में बर्मन फैमिली की हिस्सेदारी 51% से घटकर 26% रह जाएगी। इसमें ब्रिटिश कंपनी अवीवा की होल्डिंग 74% हो जाएगी और उसे कंपनी का कंट्रोल मिल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा एक्चुरियल वैल्यूएशन के अनुसार कंपनी में हिस्सा बेचने से बर्मन फैमिली को कम से कम 1500 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। एटीएम में कैश न होने पर आरबीआई अब बैंकों पर जुर्माना लगाएगा। यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। आरबीआई के निर्देशों के तहत अगर किसी बैंक के एटीएम में किसी महीने 10 घंटे या इससे ज्यादा समय तक कैश उपलब्ध नहीं रहता तो उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर कहा है यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि एटीएम के जरिए लोगों को पर्याप्त नकदी सुनिश्चित की जा सके। कुछ बैंक एटीएम में कैश डालने के लिए कंपनियों की सेवा लेते हैं। इस स्थिति में भी बैंक को जुर्माना भरना होगा। इसके बदले बैंक उस व्हाइट लेबल एटीएम कंपनी से जुर्माने की भरपाई कर सकता है। केएन एनर्जी के आला अधिकारी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में सेटलमेंट को लेकर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से इसी हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने आयकर कानून में 2012 में जोड़े गए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के प्रावधान को वापस लेने के लिए हाल ही में लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया था। केएन एनर्जी ने टैक्स के तौर पर वसूली गई रकम वापस पाने के लिए कई विदेशी मध्यस्थता अदालतों का दरवाजा खटखटाया था। उनका आदेश कंपनी के पक्ष में आया है। सूत्रों का कहना है कि कंपनी मामले के निपटारे के लिए सरकार से बस वो रकम मांग सकती है जो उससे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के तौर पर वसूल की गई थी।